स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा है इलास्टिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम इसमें देखने वाले हैं पूर्ण सुगठ्य वस्तुएं, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। जो वस्तुओं विरूपक बल हटा लेने पर भी अपनी अवस्था में नहीं लौटती हैं, सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, उसे हम पूर्ण सुगठ्य वस्तुएं कहते हैं। यदि किसी वस्तु को हमने विरूपक बल लगाया और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, जैसे ही हम उस पर विरूपक बल हटाते हैं तो उसकी स्थिति सदैव के लिए विरूपित हो जाती है, मतलब बदल जाती है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम पूर्ण सुगठ्य वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिसिटी होती है सुगठ्यता, तो इसीलिए यहाँ बोला है पूर्ण सुगठ्य वस्तुएं, यानी परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। जैसे कि गीली मिट्टी, मोम का टुकड़ा, ठीक है, इनकी स्थिति हमेशा के लिए बदल जाती है विरूपक बल लगाने पर। देखिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यास्थ सीमा क्या है? प्रत्यास्थ सीमा क्या होता है ये देखेंगे, मैं समझाऊंगा। प्रत्यास्थ सीमा क्या होता है? प्रत्यास्थ वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती हैं। जो भी प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं स्टूडेंट, इलास्टिसिटी बॉडी होती हैं, उन पर विरूपक बल हटा लेने पर वो क्या अपनी पूर्व अवस्था, पुरानी वाली अवस्था प्राप्त कर लेती हैं, परंतु उनमें यह गुण विरूपक बल के एक निश्चित मान तक सीमित रहता है। विरूपक बल के एक निश्चित मान तक सीमित रहता है। अतः किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वह अधिकतम सीमा, जिस वस्तु पर हम विरूपक बल लगा रहे हैं, तो एक मैक्सिमम स्थिति तक, अधिकतम सीमा तक, मैक्सिमम पोजीशन तक, जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है। जब तक कि वो अपनी प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, मतलब वो अपनी पुरानी पोजीशन पर आ सके, उस वस्तु की पर्याप्त सीमा कहलाती है। वह उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं? वस्तु की पर्याप्त सीमा कहते हैं। जैसे किसी वस्तु पर मैंने विरूपक बल लगाया और मैं इतना ज़्यादा लगा दूं कि वस्तु मतलब अपनी पुरानी पोजीशन में ना लौटे, तो हम उसे प्रत्यास्थ सीमा के पार कहेंगे। तो लेकिन पर्याप्त सीमा क्या है? जहाँ तक वस्तु अपनी पुरानी वस्तु में आ सकती है, वहीं तक उस पर वहीं पर उस पर विरूपक बल लगाया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ सीमा कहेंगे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे प्रत्यास्थ श्रांति, इलास्टिक फटिग क्या होता है देखेंगे। प्रत्यास्थ वस्तुएं, देखिए प्रत्यास्थ वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर क्या स्टूडेंट्स, जो प्रत्यास्थ वस्तु होते हैं विरूपक बल हटा लेने पर, प्रत्यास्थ वस्तुएं देखिए क्या होता है, ये होता है किसी प्रत्यास्थ वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती हैं। जैसे ही हम विरूपक बल हटाते हैं किसी प्रत्यास्थ वस्तु से, तो वह अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है, परंतु उसमें यह गुण विरूपक बल के एक निश्चित मान तक ही विद्यमान रहता है। उसमें ये गुण होता है ना, अपनी पुरानी स्थिति में आने का, विरूपक बल के एक निश्चित मान तक ही विद्यमान रहता है। मतलब यदि उससे ज़्यादा विरूपक बल लगाएंगे तो वस्तु अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आ पाएगी, उसकी स्थिति हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन एक लिमिट तक विरूपक बल लगाएंगे और उसको छोड़ देंगे तो वस्तु अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगी। अतः किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की यह वह अधिकतम सीमा जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता गुण विद्यमान रहता है, वह वस्तु की प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में मैंने ये बताया। उसके बाद ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए प्रत्यास्थ श्रांति क्या होती है? इलास्टिक फटिग। किसी वस्तु पर विरूपक बल बार बार आरोपित कर रहे हैं अपन, किसी वस्तु पर विरूपक बल हम बार बार लगा रहे हैं और वह कुछ समय के लिए प्रत्यास्थता गुण खो देती है, और वह वस्तु कुछ समय के लिए अपने प्रत्यास्थता गुण खो देती है। इस प्रकार प्रत्यास्थता के गुण का अस्थायी ह्रास हो जाता है। अस्थायी ह्रास प्रत्यास्थ श्रांति कहलाता है। क्या होता है? इस प्रकार जो प्रत्यास्थता का गुण है उस वस्तु में से निकल जाता है, हट जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं? अस्थायी ह्रास या प्रत्यास्थ श्रांति कहलाता है। प्रत्यास्थ श्रांति के कारण ही लंबी अवधि तक प्रयोग न आने पर पुल असुरक्षित घोषित कर दिए जाते हैं। प्रत्यास्थ श्रांति के कारण ही क्या है? बार बार हम उसका विरूपक बल आरोपित कर रहे हैं तो प्रत्यास्थ श्रांति के कारण ही स्टूडेंट
लंबी अवधि तक प्रयोग न आने पर पुल असुरक्षित घोषित कर दिए जाते हैं। लंबे समय तक प्रयोग में आने पर स्प्रिंग तुला का पार्ट गलत देने लगती है। जो तराजू होती है स्प्रिंग वाली, वो भी क्या है, हम बार बार यूज़ करते हैं उसको, ठीक है, तो इस वजह से उसका भी मान गलत आने लगता है। और बार बार मोड़ने पर जो तार होते हैं मेटल के, वो भी टूट जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखेंगे आगे नेक्स्ट क्या है हमारा, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, प्रत्यास्थ पश्चात प्रभाव। देखिए प्रत्यास्थ पश्चात प्रभाव क्या होता है, विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु द्वारा अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करने में लगी देरी। विरूपक बल हटा लेने पर, जैसे ही हम विरूपक बल हटाएंगे, वो वस्तु द्वारा अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करने में जितना समय लगेगा, वह समय है जिसमें विरूपक बल हटाने के पश्चात प्रत्यानयन बल उपस्थित पूर्ण रहता है। ठीक है देखिए स्टूडेंट, विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु द्वारा अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करने में लगी देरी प्रत्यास्थ पश्चात प्रभाव कहलाती है। मतलब विरूपक बल हटाएंगे, वस्तु अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगी, तो हम इसे क्या कहेंगे, जितना समय लगेगा, प्रत्यास्थ पश्चात प्रभाव। यह वह समय है जिसमें विरूपक बल हटा लेने के पश्चात हम विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी पुरानी स्थिति में आती है, तो उस पर प्रत्यानयन बल काम करता है। पूर्ण अवस्था में प्रत्यानयन बल की वैसी वस्तु पुरानी अवस्था में आती है। पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ जैसे क्वार्ट्ज, फॉस्फर, ब्रांज में प्रत्यास्थ स्ट्रेस उत्तर प्रभाव नगण्य होता है। क्या होता है, इनमें प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नगण्य रहता है तथा गिलास फाइबर के लिए अधिक होता है। गिलास फाइबर में ये प्रत्यास्थ प्रभाव बहुत अधिक होता है, लेकिन ब्रॉन्ज, क्वार्ट्ज, फॉस्फर, ब्रांज में प्रत्यास्थ प्रभाव स्ट्रेस उत्तर प्रभाव नगण्य होता है। ठीक है साथी, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो मेरे से ज़रूर पूछना। ठीक है, और आगे देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। देखेंगे स्टूडेंट्स कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। देखिए प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात होगा। इसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, मतलब प्रतिबल और विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। इसे 22 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझेंगे। यदि L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार पर, एक तार है जिसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है स्टूडेंट्स, A है। तार पर लंबाई की दिशा में F बल लगाने पर, बल कौन सा लगा रहे हैं हम, F बल लगा रहे हैं, लंबाई में वृद्धि L हो जाती है। जैसे ही हमने बल लगाया तो तार की लंबाई में स्मॉल l वृद्धि हो जाती है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि बल F क्या है, फोर्स, बेस क्या एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एरिया, F अपॉन ये क्या हो गया, बल बटे क्षेत्रफल, आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, लंबाई में वृद्धि बटे कुल लंबाई। ठीक है स्टूडेंट्स, जाती है तो लंबाई में वृद्धि बटे कुल वृद्धि। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा, F अपॉन A अपॉन L अपॉन A। तो L कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, F के पास जाएगा, और ये वाला L A के पास जाएगा, तो F L अपॉन AL। तो ये यंग प्रत्यास्थता का गुणांक हो गया, इसको याद रखना है। यंग प्रत्यास्थता का गुणांक F L अपॉन AL, यानी कि बल गुणा लंबाई बटे क्षेत्रफल गुणा लंबाई में वृद्धि, क्षेत्रफल गुणा लंबाई में वृद्धि। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, बल गुणा क्षेत्रफल, बल गुणा लंबाई। कुल लंबाई कितनी है किसी भी तार की, कितना बल लग रहा है, बल और लंबाई का गुणा करते हैं, बटे में क्या करते हैं, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा लंबाई में वृद्धि, तो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकाल के आ जाएगा। यदि तार की त्रिज्या r हो तथा उस पर लटकाया गया द्रव्यमान m हो, तो mgl अपॉन पाई r स्क्वायर l, तो ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक है स्टूडेंट। तो इतना आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी होता है और दृढ़ता गुणांक भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, चाहे तो आप उसको से देख लेना, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद आगे देखेंगे स्टूडेंट्स ये और देखें, इसको और देखेंगे। दृढ़ता गुणांक क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, प्रत्यास्थ सीमा के भीतर स्पर्शीय प्रतिबल, टेंजेंटियल स्ट्रेस तथा अपरूपक विकृति, शियरिंग स्ट्रेन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, नीटा से। यदि किसी वस्तु के ए क्षेत्रफल पर स्पर्शी रेखीय बल F लगाने पर
उत्पन्न अरूपक विकृति थीटा हो तब दृढ़ता गुणांक क्या हो जाएगा, नीटा बराबर एफ अपॉन क्षेत्रफल और इंटू कोण यानी थीटा, एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, एफ अपॉन ए इंटू थीटा, एफ अपॉन ए इंटू थीटा। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा बीमी सूत्र क्या होता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 है। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, देखते रहिए। प्रतिबल स्ट्रेस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रतिबल क्या होता है देखिए। बाह्य प्रतिबल देखेंगे, प्रतिबल बाह्य बल आरोपित करने पर क्या है, हम बाहर से जो बल लगाते हैं किसी वस्तु पर तो वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन होता है तथा वस्तु के अंदर आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है। जैसे ही हम वस्तु पर कोई बल लगाते हैं उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, वस्तु के अंदर आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है। वस्तु के अंदर कौन सा होता है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, यानी कि हम वस्तु की जो आंतरिक प्रतिबल क्या है, वस्तु की आकार में परिवर्तन होने से रोकता है। आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है जो कि वस्तु को पुनः उसी रूप में लाने का प्रयास करता है, जो कि वस्तु को उसी रूप में लाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल क्या होता है, आंतरिक प्रतिक्रिया और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एफ अपॉन ए। आंतरिक प्रतिक्रिया बल मतलब वस्तु को उसी पोजीशन में लाने का जो काम कर रहा है बल, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को प्रतिबल कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा विमा एम एल इनवर्स टी की पावर -2 होता है। किसी वस्तु पर बल किस प्रकार से लगाया गया है इस आधार पर प्रतिबल दो प्रकार का होता है, एक अविलंब प्रतिक्रिया प्रतिबल एवं अपरूपण अथवा स्पर्शीय प्रतिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये प्रतिबल आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे, देखते रहिए, पूरा देखिए वीडियो। देखिए स्टूडेंट, अविलंब प्रतिबल क्या होता है, जब वस्तु पर आरोपित बल पृष्ठ के लंबवत परपेंडिकुलर पृष्ठ के लंबवत हो तब वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल अविलंब प्रतिबल कहलाता है। अविलंब प्रतिबल दो प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा आयतन प्रतिबल। ठीक है, अविलंब प्रतिबल और आयतन प्रतिबल। ठीक है, इसके आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, अपरूपण अथवा स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या होता है। शियरिंग और टेंजेंटियल स्ट्रेस देखेंगे, जब विरूपक बल वस्तु की सतह के समांतर या स्पर्शीय रेखीय हो। क्या, जब विरूपक बल मतलब विरूपक बल क्या होता है, वस्तु पर लगाते हैं वस्तु की सतह के समांतर या स्पर्श रेखीय हो तथा वह वस्तु के आकार में परिवर्तन कर रहा हो। विरूपक बल लगेगा तो वस्तु के आकार में तो परिवर्तन होगा, तब वस्तु के आकार में परिवर्तन का विरोध करने वाले प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। समझे, जब हमने विरूपक बल लगाया जो कि वस्तु के सतह के समांतर और स्पर्श रेखीय हो तथा और वह वस्तु के आकार में परिवर्तन कर रहा हो। विरूपक बल वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है तो वह वस्तु के आकार में परिवर्तन कर रहा हो विरूपक बल, तब वस्तु के आकार में परिवर्तन का विरोध करने वाले, अब उसके आकार में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध कौन करेगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल उसका क्या करेगा, आंतरिक प्रतिक्रिया बल उसका विरोध करेगा और उसी आंतरिक प्रतिक्रिया बल को स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। ठीक है साथी, यहाँ तक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स क्या होता है, देखेंगे विकृति और स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है साथी, देखेंगे स्टूडेंट्स विकृति और स्ट्रेन क्या होता है। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित होता है, मतलब कहने का ये है जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसके आकार अथवा रूप अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है। विरूपक बल लगाने पर वस्तु की या तो आकार में परिवर्तन हो जाता है या रूप में परिवर्तन हो जाता है या आकार और रूप दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि वस्तु विकृत हो गई है। क्या कहेंगे, उसका आकार रूप बदल जाए तो वस्तु विकृत हो गई है। वस्तु की विमा में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। वस्तु की विमा में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। विकृति बराबर क्या होता है, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, और विकृति एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह एक विमाहीन राशि है। विकृति एक विमाहीन राशि है स्टूडेंट्स। आगे देखते रहिए,
वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को बैक करके देखें, ठीक है स्टूडेंट। फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स करें, ठीक है, चैनल व्हाट्सअप करें, ठीक है, आपका डाउट्स क्लियर किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, देखेंगे हुक का नियम, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। जो प्रतिबल होता है स्टूडेंट, वो सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे हुक का नियम कहते हैं। समझे स्टूडेंट्स? जो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जो प्रतिबल लगता है, यानी कि जो वस्तु की चेंजिंग हो रहा है आकृति में, तो क्या होता है, जो आंतरिक बल लगता है, आंतरिक बल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल उसके आकृति में परिवर्तन होने से रोकता है, उसे ही हम प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी विकृति होगी स्थिति में परिवर्तन होगा, उतना ही प्रतिबल लगता है स्टूडेंट। अतः इसे हुक का नियम कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? हुक का नियम कहते हैं। मतलब देखिए, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा। प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा। एक बार और सुनिए, प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे हुक का नियम कहते हैं, हुक्स लॉ। अतः प्रतिबल समानुपाती विकृति अथवा प्रतिबल बराबर ई और विकृति। ई क्या है? यहाँ एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ई क्या है? यहाँ एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू विकृति। तो इसका मान प्रतिबल और विकृति के प्रकार पर निर्भर करता है। ई का मान किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल और उत्पन्न विकृति के प्रकार पर निर्भर करता है। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल अथवा विकृति के बीच खींचा गया वक्र एक सरल रेखा प्राप्त होता है। प्रत्यास्थता की सीमा में, प्रत्यास्थता की सीमा समझते हैं, पीछे पढ़ा चुका हूँ। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल और विकृति के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है स्टूडेंट। तो ये अपना क्या था? हुक्स लॉ था। हुक्स लॉ में क्या है कि जो अपना प्रतिबल होगा वो विकृति के समानुपाती होगा। बस इतना याद रखिए, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा, ये हुक्स लॉ है। और ग्राफ कैसा होगा? एक सरल रेखा में प्राप्त होगा। प्रतिबल और विकृति के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। स्टूडेंट, बारिश हो रही है, इसी वजह से साउंड वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें वीडियो यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ की दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी इसके आगे और चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। तो स्टूडेंट, तो मैं आपको मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो कमेंट्स करके वीडियो को जो कमेंट्स करके मेरे से ज़रूर पूछें। जो भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आपका डाउट्स क्लियर किया जाएगा। और स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल की और लोगों को लिंक भेजना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लोग कर सकें और वीडियो का फ़ायदा ले सकें। स्टूडेंट्स, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद स्टूडेंट्स। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे 5-7 मिनट का, उसमें उस वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, एक बार फिर से थैंक यू एंड धन्यवाद।